दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और दूसरी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम चीज़ों की क्वालिटी को देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कैसी है, ये देखते हैं हम कि कोई चीज़ जो है वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो चीज़ कैसी है। बट क्वांटिटेटिव रिलेशन में हम लोग ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिटी देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी है। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग किसी चीज़ का टेक्सचर देख लेंगे, उसके अलावा किसी चीज़ का कलर देख लेंगे, उसको फील कर लेंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर्स देखते हैं, वेरिएबल्स देखते हैं 1 2 3 4 कि वो चीज़ कितनी है। उसके अलावा याद रखना है कि आपने क्वालिटेटिव जो है वो हम लोग वो मेजरेबल नहीं होता। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट मेजरेबल। लेकिन जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस आर मेजरेबल। हम इनको मेजर कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास 2 है तो हमें पता है कि 2 कितना है, तो हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। और हम इसको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कांट बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। बट इट कैन बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कुछ डिफरेंस हैं कि क्वालिटेटिव अगर हमने चीज़ ऑब्ज़र्व की है तो हम कहेंगे कि ये क्वालिटी है। जैसे फ़र्ज़ करो मैं एक फूल देखती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें देखती हूँ कि अब ये फूल है, इसका टेक्सचर सॉफ्ट है, इसका कलर ये है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर मैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कहती हूँ ये एक फूल, मैं कहती हूँ कि हमारे पास ये फूल है तो उसकी कितनी पत्तियाँ हैं, उसके बाद जो है वो ये कितने फूल हैं, तो ये मैं करूँगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कि मैं क्वांटिटी मतलब मैं नंबर की फॉर्म में देख रही हूँ कि वो चीज़ कितनी है। स्टूडेंट्स इसकी अगर मैं कोई साइंटिफिक आपको एग्जांपल बताऊँ तो इसकी एग्जांपल बताऊँ तो मैं अगर आपको पहली एग्जांपल दूँ कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। ज़ाहिर है फ्रीजिंग पॉइंट पर चीज़ फ्रीज़ करिए तो वो ठंडा ही होगा। बट अब देखो ना, अब मैंने ये बता दिया आप लोगों को, ये मैंने क्वालिटी बताई है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ठंडा होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत गर्म होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को भी नंबर नहीं बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली है कितना। स्टूडेंट्स इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, याद रखना है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एक्यूरेट। वो डिफरेंस में ये भी नोट कर लेना कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एक्यूरेट। हमें अब फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या पता माइनस में हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैंने आपको वैल्यू तो नहीं बताई ना एग्जैक्ट। लेकिन क्वांटिटेटिव का ये फ़ायदा होता है कि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। अब मैं कहूँगी आप लोगों को कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। अब आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज़ होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होगा, और ये वाकई ही 100 से बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ठंडा होता है ये वाला टेम्परेचर, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए जो है वो हमारे पास ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, बेटर होती हैं क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर इसकी देखें स्टूडेंट्स, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मैं क्या आप लोगों को कहती हूँ कि अगर मैं 1 लीटर पानी लूँ तो वो ज़्यादा हैवी है अगर मैं 1 ही लीटर एथेनॉल लूँ। स्टूडेंट्स ये एक अल्कोहल होता है एथेनॉल, C2H5। तो मैंने क्या बताया कि 1 लीटर पानी ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर एथेनॉल। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि 1 लीटर पानी कितना हैवी होता है एथेनॉल से, ये तो नहीं बताया ना कितना हैवी होता है, बस ये बताया हैवी होता है। क्या पता 1 ग्राम हैवी हो, क्या पता 10 ग्राम हैवी हो, क्या पता 100 ग्राम हैवी हो। तो इसीलिए ये अभी हमें इतने एक्यूरेट इसमें हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको क्वान्टिटेटिव बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगी कि वाटर जो है वो 1 लीटर जो वाटर है उसमें 1000 क्या होते हैं ग्राम्स उसका वेट होता है। लेकिन 1 लीटर जो है वो एथेनॉल की अगर मैं बात करूँ, ये वाटर है और ये क्या है एथेनॉल,
अगर मैं 1 लीटर एथेनॉल की बात करूं तो 1 लीटर एथेनॉल हमारे पास कितना है, 789 ग्राम। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास देखो, आप खुद देख लो 1000 ग्राम ज़्यादा है या 789, तो ऑफ कोर्स 1000 ग्राम ज़्यादा है। तो अब इसमें आपको एक्यूरेट पता चल गया है कि कितने ग्राम्स का डिफरेंस है और ये कितने ग्राम उससे क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इसलिए क्या होती हैं, ज़्यादा क्वान्टिटेटिव जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, हमें इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। ऑब्जर्वेशन तक पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करता है। फिर ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने के बाद वो एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर याद रखना है कि ऑब्जर्वेशंस तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं बनती हैं जब तक वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन से रिलेटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन से क्या हो, रिलेटेड हो। अब स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस बनाने के लिए सबसे पहले बायोलॉजिस्ट क्या करता है, अपनी या किसी और की ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करता है। अपनी या किसी और के ऑब्जर्वेशन को पहले वो गैदर करता है, इकट्ठा करता है, उसके बाद उसको एक डाटा फॉर्म में लेकर आता है, मींस उसको ऑर्गेनाइज करता है। डाटा फॉर्म में लाने के बाद वो एक स्टेटमेंट बनाता है, फॉर्मुलेट अ स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है वो बनाता है। स्टेटमेंट बनाने के बाद अब ये जो उसने एक स्टेटमेंट बनाई है, ये स्टेटमेंट उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब स्टूडेंट्स हमने क्या कहा कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन को गैदर करता है, उसके बाद उसको डाटा फॉर्म में लेकर आता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करता है और वो स्टेटमेंट जो है वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स ये जो उसने एक स्टेटमेंट बनाई है, इस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को, टेंटेटिव का मतलब है कि अभी इसमें कोई गुंजाइश बाकी है कि शायद ऐसा है, शायद ऐसा नहीं है। तो ये जो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, टेंटेटिव मीन्स कि मतलब कि हमारे पास जो है वो अभी इसमें 50-50 है कि शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। तो ये जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट हमने, ये किस बेस पर हमने स्टेटमेंट बनाई है, हमने ऑब्जर्वेशन की बेस पर ये स्टेटमेंट बनवाई है। जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं हमने उसकी बेस पर ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस की एक जानी मानी डेफिनेशन है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस है ये एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है, मीन्स कि ये एक ऐसी हमारे पास बात होती है जो कि सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो किस किस तरह का हो सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक हाइपोथेसिस को एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, मींस कि ये एक बिल्कुल कोई सिंपल सी जो है वो ऐसी बात हो जो हर किसी के समझ में आ जाए। उसके बाद ये एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, मींस कि अभी इसमें गुंजाइश बाकी हो कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। उसके बाद जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक हम हाइपोथेसिस बनाएं। उसके बाद जो है इसको जितना सिंपल रखा जाए उतना आसान है ताकि इजीली इसको अंडरस्टैंड हर कोई कर सके। उसके बाद इस पर टेस्ट भी कर सकें हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकें और अगर गलत हो तो उसको गलत भी साबित किया जा सके। इसका मतलब है कि दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि तो हम हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की भी उसमें गुंजाइश बाकी हो। उसके बाद जो है वो अगर फिर भी हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल मतलब सही होता है और हम उस पर फिर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर हम उस पर जो है वो अब हाइपोथेसिस बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग होना और बहुत केयरफुल थिंकिंग हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है फिर हम उस लिहाज से उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। और हाइपोथेसिस बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो रीज़निंग यूज़ करते हैं, मेन सवाल करना। रीज़निंग का मतलब क्या होता है, सवाल जवाब देना कि ये कैसे है और क्यों है। तो इसलिए हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, डिडक्शंस करते हैं।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो हाइपोथेसिस के बाद आता है वो है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि अगर जो हमने हाइपोथेसिस पेश किया है उसके जो भी मंतकी नताइज हैं, मींस के उनकी कोई तुक बनती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? डिडक्शन पेश करने के लिए आपने याद रखना है कि हाइपोथेसिस को हम हमेशा करेक्ट ही समझते हैं, कि शायद हमारा हाइपोथेसिस ठीक है और हम उसी को लेकर आगे डिडक्शंस जो है वो करते हैं। और डिडक्शंस करने का जो है वो एक तरीका ये है कि हम इसमें एक लॉजिक को यूज़ करते हैं, और वो लॉजिक कौन सी है? इफ़ एंड देन लॉजिक। स्टूडेंट्स, इफ़ और देन लॉजिक को हम इसमें यूज़ करते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि अगर सारी जो हमारे पास हैं बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स होती हैं, और हम कहते हैं एंड स्पैरो पिजन एंड स्पैरो इज़ अ बर्ड, ठीक है, और हम कहते हैं कि स्पैरो भी बर्ड है, देन फिर हम लोग ये बात निकालेंगे, ये इफ़ और देन को हमने यूज़ किया, देन स्पैरो विल हैव विंग्स। तो ये क्या बन गई? हमारी डिडक्शन बन गई है कि अगर तो सारे परिंदों के पास पर हैं और स्पैरो भी एक परिंदा है तो स्पैरो के पास भी पर होंगे। तो ये डिडक्शन बन गई है कि अगर तो ऐसा है तो ऐसा होगा। तो हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे मलेरिया के, तो उसमें हम देख लेंगे कि हमने क्या क्या डिडक्शंस की थी हाइपोथेसिस से, तो वहाँ पर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि डिडक्शंस करने के लिए हम हाइपोथेसिस को हमेशा सच मानकर चलते हैं कि जो हमने बात निकाली है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है। जो हमने ऑब्जर्वेशंस की थी उनसे जो हमने एक स्टेटमेंट बनाई है वो क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में इस पर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं।